मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नई कहानी के साथ। जन्मदिन के अवसर पर रेशमा को उसके दादा ने कुछ कड़क नोट दिए। उसने उन नोटों को अपने हाथ में दबाए हुए थी, लेकिन उसे एक नया पेन खरीदने का भी मन था। लेकिन वह उन कड़क नोटों को अपने पास रखना तथा छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने देखा कि नोट के दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, जबकि बाईं तरफ कुछ शेर बने हुए हैं। उसके मन में आया, आखिर ये शेर कहां से आए। आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो यही है। अध्याय 8 है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ के विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये वही सारनाथ का स्तंभ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस स्तंभ के ऊपर ये जो हमें शेर दिखाई दे रहे हैं, वो मात्र 3 दिखाई दे रहे हैं, जबकि वास्तव में ये 4 शेर हैं। चारों ही शेर विपरीत दिशाओं में अपने पीठ मिलाकर बैठे हुए हैं। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक महान के निर्देश पर ही, जैसा कि हमने सारनाथ स्तंभ देखा है, इसी तरह के अनेक स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए गए। इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, इन सब को जानने से पहले हम यह कोशिश करते हैं कि राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए है, राज्य छोटे होते थे और साम्राज्य एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जिसमें जो है राजा शासन करता था, उसको हम साम्राज्य कहते थे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और उन्हीं के दरबार में एक जो मंत्री थे, उनके प्रधानमंत्री, उनका नाम था चाणक्य या कौटिल्य। और उन्होंने बहुत अपने विचारों को सुंदर ढंग से जो संकलन किया है, उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं वंश। तो वंश, जब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। तो जिस वंश में अशोक महान का जन्म हुआ था, वो था मौर्य वंश। इस वंश के 3 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र बिंदुसार और फिर उनका पुत्र जो है अशोक महान, इस साम्राज्य के बहुत शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। इस साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जिनको हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल हम इस मानचित्र के माध्यम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि लाल रंग से अभिलेखों के प्राप्ति स्थल और काले रंग से महत्वपूर्ण नगर इसमें दर्शाए गए हैं। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े थे, इसलिए जो है उनको रक्षा के लिए अधिक सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी और राजा को अधिक संसाधन इकट्ठे करने पड़ते थे। इसी कारण उसने एक बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की जरूरत थी। अब हम देखते हैं कि साम्राज्य का प्रशासन वो लोग कैसे करते थे उस समय। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसके लिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसान, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी जो प्रांतीय राजधानी थी, उनसे शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, बना दिया जाता था।
और प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। इसी में हम एक शब्द आता है हमारा नजराना। नजराना, जब हम कहीं भी कोई टैक्स वगैरह इकट्ठा करते हैं, कर इकट्ठा करते हैं, तो नजराना कर के ठीक विपरीत है। नजराना जो है व्यक्ति स्वेच्छा से जो किसी को दे दे वो नजराना एज ए उपहार या गिफ्ट भी हम इसको जो है कह सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पार्ट है बड़ा लेंथी है, इसके बाद हम जो इससे अगले टॉपिक है उन पर हम जो है अगली वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे।